हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। अगर आपने आज से पहले कभी न कभी स्वॉर्ड स्लेव देखी है ना, तो ये कहानी उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। बचपन से ही हमारे हीरो के मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे सेट के सबसे छोटे मोटे काम करने को मिलते हैं और बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। तभी एक दिन उसे ऐसी पावर्स मिलती हैं जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस ठीक हो गए थे और वो फिर से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगता है। खुद को बुली करने वाले हर एक बच्चे को वो सबक सिखाने वाला था। अगर आपको स्टोरी लाइन जबरदस्त लगी है तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर अभी तक आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उसे एंजॉय करके आइए। यकीनन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यान काई को दिखाते हैं, जिसकी आंख झटके से उसके बिस्तर पर खुलती है। खुद को बिस्तर पर सही सलामत देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सपना था, लेकिन फिर उस स्कल मॉन्स्टर की झलकियों के साथ उसे अपने बिस्तर पर रखा हुआ वो स्टोन भी गायब मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी रियलिटी थी। इसका मतलब ये है कि उसने सच में उस स्कल मॉन्स्टर को एब्जॉर्व कर लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी हील हो गई है। यांग काई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हो। इसे चेक करने के लिए वो 2-4 मार्शल आर्ट के मूव ट्राई करता है, पर फिर अचानक से हुई हैवी बॉडी को फील करके वो नीचे गिर गया था। उसे यकीन नहीं होता उसकी बॉडी के साथ ये सारे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो फिर से उसी सीक्रेट बुक को ढूंढना चाहता था। लेकिन उसके ऐसा सोचते ही वो बुक उसके हाथ में आ जाती है। वो ये देखकर हैरान था कि ये बुक तो उसके थॉट्स के हिसाब से चलती है। अब तक यांग पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि ये बुक असल में एक सीक्रेट ट्रेजर है, जिसे सोल स्टोन के नाम से जाना जाता है। उसके सेक्ट में ये सीक्रेट ट्रेजर बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस सीक्रेट ट्रेजर में बहुत ज्यादा स्पेस है, आप इसमें कुछ भी छुपा सकते हैं। वो कहता है कि कहीं ये बुक सोल स्टोन से तो नहीं बनी, इसीलिए आज तक किसी को ये ढूंढ कर नहीं मिली होगी। वो फटाफट से अपने रूम के दरवाजे बंद करते हुए कह रहा था कि अगर किसी को भी पता लग गया कि ये सीक्रेट ट्रेजर मेरे पास है तो वो लोग इसे मुझसे छीन कर ले जाएंगे। वो कहता है कि अगर इस ट्रेजर ने मुझे चुना है तो फिर मुझे इसकी सारी हिडन पावर्स को चेक करना होगा, इससे पहले कि किसी और को इसके बारे में पता चले। यांग काई बेशक से कमजोर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो फटाफट से उस बुक को ओपन करके उसके सीक्रेट मेथड्स देखने लगता है। उसके सामने 7 स्टोन स्लैब्स आ चुके थे, जिस पे लिखे हुए मेथड्स को पढ़ने के बाद वो जान गया था कि उसने फर्स्ट वाले मेथड को तो पहले ही ट्राई कर लिया, जिसकी वजह से उसे गोल्डन असुरा बॉडी मिल गई है, जो कि उस स्कैल्प को एब्जॉर्ब करने के बाद मिली थी। ये जानकर वो उन स्लैब्स को वापस रख लेता है, जिसके बाद उसके सामने एक और पेज ओपन हो गया था। उस पेज पर एक मार्शल आर्ट मेथड लिखा हुआ था, जिस मेथड को पढ़ के वो कहता है कि इसे प्रैक्टिस करने के बाद मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी। इस नोट के अकॉर्डिंग यांग काई को एक एक करके इन स्लैब्स को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही उसे न्यू टेक्निक्स मिलेंगी और वो अपने मार्शल आर्ट को और ज्यादा अच्छे से इनहेंस कर सकेगा। फिलहाल तो उस नोट को पढ़ने के बाद यांग काई बताता है कि इसमें लिखा हुआ मेथड तो वही है जो अभी हाल फिलहाल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर इस टेक्निक को यूज करने के रूल्स काफी ज्यादा अजीब थे। वो ये थे कि सूरज उगने के आधे घंटे तक उसे ये हर दिन प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब कहीं जाकर वो इस मेथड को प्रैक्टिस करने का असली रिजल्ट हासिल कर पाएगा। इन रूल्स को पढ़ने के बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। अब तक सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आता है। वो समझ जाता है कि अब उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी और फिर वो जमकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर चुका था। थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी और फिर जैसे ही वो अपने अटैक्स थ्रो करता है, उसे काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अटैक्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अचानक से यांग काई को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अभी के लिए वो श्योर नहीं था, लेकिन वो जानता है कि अगर किसी ने भी उसकी बॉडी में मौजूद ये सडन चेंजेस देख लिए तो उसे पता लग जाएगा कि हमारे यांग काई के पास सीक्रेट ट्रेजर है, इसलिए उसे अब पहले से भी ज्यादा अलर्ट होना होगा। तभी जोर से सेक्ट की घंटी बजती है, जिससे यांग काई को पता लग जाता है कि अब उसे जाकर सफाई करना होगा, जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो तो फटाफट वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा था कि तभी हमें उसके पीछे से एक पर्सन के पाँव दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये है कि किसी को सच में उसके ऊपर शक हो गया है। इसके बाद तो यांग काई आराम से अपनी सफाई में लगा हुआ था। दूर से वही लड़की पेड़ के ऊपर से उसे देखते हुए कह रही थी कि कल तो ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था ना, फिर ये आज इतना ज्यादा सही और अच्छे से काम कैसे कर पा रहा है।
पर फिर भी उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो अब वो वापस अपने काम पे तो आ गया। तभी अचानक से एक बंदा अपनी गाड़ी के साथ बैलेंस बिगाड़कर तेजी से नीचे की तरफ आने लगा था। ये देखने के बाद तो वो लड़की और यांग काई दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि यांग काई उस गाड़ी के रास्ते में जो था थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो उसकी टक्कर लग जाती। पर उस ठेला गाड़ी के टक्कर लगने से पहले ही यांग काई अपनी पावर की हेल्प से उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे उस बंदे की गाड़ी पलट जाती है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। ये देखने के बाद यांग काई रिलैक्स हो जाता है। जिसके साथ हमारे यांग की टक्कर हुई थी वो तो डर जाता है कि पता नहीं उसने यांग को ठोक तो नहीं दिया, क्योंकि सबके हिसाब से तो यांग बहुत ज्यादा कमजोर है ना। वो अच्छे से उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसकी टक्कर से यांग की हड्डी बड्डी ना टूट गई हो। वहीं यांग को सही सलामत देखने के बाद तो ये लड़की भी सोच रही थी कि इतनी बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के बावजूद भी यांग को जरा सी खरोच क्यों नहीं आई। ये तो बहुत ज्यादा अजीब है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था। वो तो ये सोचकर और ज्यादा हैरान हो जाती है कि यांग काई, जिसने पिछले 3 सालों में ब्रेक थ्रू नहीं किया, क्या उसने एक रात में ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर उस मोटू मैन को शक न हो इसलिए यांग उसके सामने बिहेव करने लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई है। वो बंदा अपना सामान उठाते हुए कह रहा था कि अब मैं लेट हो जाऊंगा, मिस्टर मैंग मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। मिस्टर मैंग का नाम सुनने के बाद यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, क्या ये वही मिस्टर मैंग है जो कंट्रीब्यूशन हॉल में बैठते हैं। वो बंदा तो यांग से चिढ़ते हुए कहता है कि उसके अलावा हमारे इस स्कूल में और कोई बुढ़ा मैंग नाम का है क्या। वैसे भी ये साल का आखिरी वक्त है जब उन्हें स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन देना होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर उसे पता चला कि मैं लेट हूँ तो फिर मेरी खैर नहीं। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद यांग भी सोचने लगता है कि उसे हॉल जाकर अपना कंट्रीब्यूशन लेना होगा। इसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। ये मिस्टर मैंग तो एक नंबर के ठर की किस्म के इंसान थे, जो लड़कियों से बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव करते हुए उन्हें उनका कंट्रीब्यूशन देकर कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा खूबसूरत हो, यहाँ आती रहना। और फिर वो जाते हुए लाल टपका कर उनकी चाल नोटिस कर रहा था। ऐसा करते हुए उन्हें तो काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही थी, लेकिन तभी उनके सामने एक और स्टूडेंट आकर उनका ये मजा किरकिरा कर देता है। मिस्टर मैंग को तो इस लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक सीनियर स्टूडेंट होने की वजह से वो इसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। वहीं हाव भाव से तो ये लड़का एक नंबर का घमंडी लग रहा था। उस लड़के के वापस जाते हुए रास्ते में यांग काई भी दूसरी तरफ से आ रहा था कि तभी इस बंदे का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे हमारे यांग ने रोक लिया था। लेकिन इस बंदे को गलतफहमी हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि एक ट्रायल स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने सीनियर के पैसे लूटने की। यांग उसे बता रहा था कि ब्रदर शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ये पैसे चुराए नहीं है, बल्कि ये तो नीचे गिर गए थे, मैं तो इन्हें आपको वापस कर रहा था। पर ये घमंडी इंसान कुछ भी नहीं सुनता। ये यांग से कहता है कि मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं, जिससे तुम्हारी ज्यादा बदनामी भी नहीं होगी। यांग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे उंगली दिखाते हुए कह रहा था कि मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं ये बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं तो तुमसे तुम्हारी गलती मानने को कह रहा था और तुम मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें इस सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक को दिखाना ही पड़ेगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलने के बाद वो तो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ यांग को भी पता लग गया था कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस सीनियर के अटैक करने से पहले ही कोई इसके पाँव में जोर से पत्थर मारता है, जिससे ये नील डाउन हो जाता है। इसे ऐसी हालत में देखने के बाद तो यांग डर गया था। वो कहता है कि क्या हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक नील डाउन होना होता है। वहीं सीनियर को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसी पोजीशन में बैठ कैसे गया। अब तो वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यांग को भी लग रहा था कि कहीं इसका दिमाग खराब हो गया जो ये ऐसी हरकतें करने लगा। इस सीनियर को गलतफहमी हो जाती है। इसे तो लग रहा था कि मिस्टर मैंग हमारे यांग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि मिस्टर मैंग आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की, जबकि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने फिर भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं यहाँ पर सबसे हैवी फीस देता हूँ। यांग तो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था कि क्या मिस्टर मैंग ने उसकी हेल्प की है। वहीं बेचारा सीनियर तो जैसे तैसे खुद को संभाल कर लंगड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। पर जाते जाते वो यांग को धमकी देना नहीं भूला था। कहता है कि तुझे तो बच्चू मैं देख लूंगा। उस सीनियर के वहाँ से जाने के बाद हमारा यांग फटाफट से कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता लगता है कि मिस्टर मैंग तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं। वो नहीं जगाते हुए कह रहा था कि मिस्टर मैंग एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आपने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर मैंग कहते हैं कि थैंक यू बोलने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे वान हुआ टावर ले चलो। बेसिकली वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लड़कियाँ हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा यांग कहता है कि आप अपनी बूढ़ी हड्डियों के
के साथ मजे कर पाएंगे ना। ये सुनकर वो चिढ़ जाते हैं और हमारा यांग कहता है कि रिलैक्स, मैं आपको ले जाऊंगा, एक बार मेरे पैसे सेव हो जाए फिर मैं आपको वहाँ जरूर लेकर जाऊंगा। मिस्टर मैंग तो कहते हैं कि बच्चे, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं ना, अगर तुम आज से भी जमा करने लगे ना तो मेरे मरे हुए 100 साल हो जाएंगे तब भी जमा नहीं हो पाएंगे। यांग तो उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा ही सोचते रहे तो कभी नहीं जा पाएंगे, वैसे भी मेरे तो सैलरी बढ़ने वाली है ना। पर मिस्टर मैंग उसे बताते हैं कि नहीं, कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन्स ही मिलने वाले हैं, जो वो उसे प्रोवाइड कर देते हैं, और 5 सिल्वर कॉइन्स एक्स्ट्रा क्योंकि वो लिंगशियाओ टावर में नहीं रह रहा है। मिस्टर मैंग उसे कहते हैं कि लड़के, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे पैसे इनफ नहीं है, इसलिए अच्छे से खाया पिया करो ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो और तुम्हें लिंगशियाओ टावर में वापस बुला लिया जाए। ये सुनकर तो हमारा यांग कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, वैसे मुझे ये बताइए, कहीं आप कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के बारे में मुझे झूठ तो नहीं बताते। मिस्टर मैंग कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उतने ही दिए हैं। ये सुनकर तो यांग उन्हें टीज करते हुए कह रहा था कि इससे पहले भी आपने मुझसे 2 बार झूठ बोला है, क्या पता इस बार आप मेरे पैसे खा रहे हो। ये सुनकर तो मिस्टर मैंग नाराज होने की एक्टिंग करते हुए उसे जूता फेंक के मारने वाले थे, पर उससे पहले ही हमारा यांग वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात उसी मास्क गर्ल से हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो बस देखता ही रह गया था। लेकिन फिर जूता खाने के डर से वो तेजी से वहाँ से रवाना हो जाता है। उस जूते को तो इस लड़की ने कैच कर लिया था, जो जानती थी कि मिस्टर मैंग चुपके से यांग की हेल्प करते हैं। मिस्टर मैंग इस लड़के की हेल्प इसलिए कर रहे थे क्योंकि पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका साथ देता हो। हर कोई कमजोर होने की वजह से बस उसे बुली करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यही सेम वो मास्क गर्ल भी उसके लिए सोचती है। इसके बाद हमें लिंगशियाओ मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक अनाज की दुकान पर एक इंसान बोरा रखते हुए नीचे गिरने वाला था कि तभी यांग जाकर एक हाथ से उस हैवी अनाज की बोरी को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस पर्सन को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर तो शॉपकीपर के फैमिली मेंबर्स उसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यांग ने एक ही हाथ से उस भारी अनाज की बोरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया था, साथ ही वो यहाँ से सामान लेने आया था। सामान लेते हुए ये लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात उन्हीं के यहाँ से खाकर जाए, पर वो मना कर देता है। पर उसे अनाज की बोरी बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही थी। पता लगता है कि ये तो शॉपकीपर की बेटी का काम है, जिससे पता था कि हमारा यांग कितना ज्यादा गरीब है, इसलिए अपने फादर की हेल्प करने की वजह से उसने एक्स्ट्रा अनाज दे दिया। यांग तो उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो कम में काम चला लेता है, पर वो थैंक यू के तौर पर उसे थोड़ा सा अनाज ज्यादा देने को तैयार थे। उन दोनों की बातों के बीच में वहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ जाता है, जो कि गुस्से में उस शॉपकीपर से कह रहा था कि तुम्हारे अनाज एकदम बकवास है, मुझे तो लगता है कि तुम पॉइजनस माल बेचते हो। वो बंदा ये सुनकर घबरा गया था और इधर ये मोटू पर्सन कहता है कि मेरे भाई को देखो, पहले वो कितना ज्यादा हट्टा कट्टा हुआ करता था और फिर वो उसे खुद ही कोहनी मारकर घायल करके कहता है कि अब देखो, तुम्हारा खाना खाने के बाद तो इसकी हालत देखो, ये मरने वाला है। ऐसा कहते हुए उसने अपने आसपास काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया था। वो मोटू पर्सन तो शॉपकीपर को पीटने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी रास्ते में हमारा यांग बीच में आ गया था, जिसे देखकर तो हड़बड़ी में वो मोटू पर्सन नीचे गिर जाता है और उसकी जेब से पैसों की पोटली भी बाहर निकल जाती है। ये पैसों की पोटली यांग को जानी पहचानी लग रही थी। यहाँ शॉपकीपर उस मोटू पर्सन को तमाशा करने से मना करते हुए समझा रहा था कि उसके अनाज में कोई खराबी नहीं है, पर वो तो मानने को ही तैयार नहीं होता। ये शॉपकीपर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहता है कि अगर आपका भाई मेरा अनाज खाने से बीमार पड़ गया है तो मैं मेडिकल के पैसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर ये दोनों तो चिढ़ते हुए कह रहे थे कि तुमने क्या हमें भिखारी समझा है, हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें तो बस तुम्हारी दुकान बंद करवानी है क्योंकि तुम फर्जी माल बेच रहे हो। अब तो यांग भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए सोच रहा था कि इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए तो फिर इन्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर वो घमंडी सीनियर भी अपीयर हो चुका था, जो ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि वो शॉपकीपर की हेल्प करने यहाँ आया हो। उस पर्सन ने अपनी तरफ से तो काफी कूल एंट्री मारी थी, लेकिन ये कूल थी नहीं। वहीं वो 2 नमूने इसे देखकर डरने की एक्टिंग करने लगते हैं। इस सीनियर को देखने के बाद यांग को भी याद आ जाता है कि आखिर उसने वो पोटली कहाँ देखी थी। वो समझ आता है कि इन चमचों को पैसे देने वाला और कोई नहीं बल्कि यही सीनियर है। हमें पता लगता है कि ये सीनियर इस शॉपकीपर की बेटी को पसंद करता है, जो कि उसे देखकर छुप रही थी। फिलहाल वो यहाँ हीरो बन के इन दोनों चमचों को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखने के बाद यांग कहता है कि पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर इस मैटर में इसका कितना लेना देना है, उसके बाद इससे हिसाब चुकता करेंगे। ये बोलकर वो तो उसकी नौटंकी को गौर से ऑब्जर्व करने लग जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।